नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां 69 घंटे का कर्फ्यू शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस वीकेंड कर्फ्यू को लेकर अलर्ट मोड पर दिख रही है। पुलिस प्रशासन वीकेंड कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरा है। वीकेंड कर्फ्यू का पालन न करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां यूपी में 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू है, यानी कि शनिवार और इतवार के दिन 2 दिन तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है और इस वीकेंड कर्फ्यू को नियमानुसार पालन भी कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वीकेंड कर्फ्यू का पालन करने के लिए प्रशासन काफी सख्त दिख रहा है और जो भी लोग बेवजह अपने घर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई भी नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू के दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखा। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां राजधानी लखनऊ में साप्ताहिक लॉकडाउन का आज पहला दिन है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस सड़कों पर दिखी है। हजरतगंज चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही है। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तो यूपी के तमाम अलग अलग जिलों में वीकेंड कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जबकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो भी बेवजह लोग घर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। पुलिस सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाकर वीकेंड कर्फ्यू का लोगों से पालन करवा रही है। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको लखनऊ के सड़कों की दिखा रहे हैं। आज लॉकडाउन का पहला दिन है। लॉकडाउन को लेकर यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और वीकेंड लॉकडाउन का आज पहला दिन शनिवार और रविवार के दिन यूपी में लॉकडाउन को लेकर बात कही गई और इसके साथ यूपी के अलग अलग जिलों से लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो लॉकडाउन के नियमों का पालन लोगों से करवा रहा है और जो भी लोग बेवजह घर से निकलते हुए दिख रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। सिर्फ ई पास या जरूरी सेवाओं को ही वीकेंड कर्फ्यू में घर से बाहर निकलने की इजाजत है। बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार राजधानी लखनऊ में पुलिस सतर्क दिखाई दे रही है। साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है, उसको लेकर किस तरह यहाँ पे लोगों को आने जाने में पूछताछ की जा रही है कि उनको कहाँ जाना है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सुविधा को ही रखा गया कि जाने की इजाज़त है। बाकी जो निकल रहे हैं जाने के लिए, उनके पूछताछ की जा रही कि उनको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे किस तरह पुलिस मुस्तैद खड़ी है। जो भी निकल रहा उनसे पूछताछ की जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए गाड़ियों से रोक के पूछताछ कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं क्या है, कहाँ जाना है आपको। भैया कहाँ जाना है? कोतवाली गए थे सर। कोतवाली गए थे परमिशन के लिए सर। किस चीज़ की परमिशन लेने गए? शादी की। तो यहाँ पे कुछ लोग अपनी शादी है उनके घर पे, तो शादी की परमिशन भी लेने के लिए गए थे। हालांकि इक्का दुक्का लोग ही निकल रहे हैं। जो राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, लोकमंच। अब खबर बहराइच से, जहां प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं देने को लेकर मरीजों के परिजनों के साथ मिला अस्पताल संचालक ने सीएमओ के आवास का घेराव किया और सीएमओ पर ऑक्सीजन की सप्लाई न देने का आरोप लगाते हुए मेडिकल परिसर में जमकर हंगामा भी किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात दिखा है। तो ये तस्वीर हम आपको यूपी के बहराइच की दिखा रही हैं, जहां देश के अलग अलग अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं और ऑक्सीजन की वजह से मरीज दम भी तोड़ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर यूपी के बहराइच से भी देखने को मिली, जहां सीएमओ के आवास का घेराव किया है मरीज के परिजनों ने। आपको बता दें कि अस्पताल संचालक ने मरीजों के साथ मिलकर सीएमओ के आवास का घेराव किया और सीएमओ पर ऑक्सीजन की सप्लाई ना देने का आरोप भी लगाया है और आरोप लगाते हुए मेडिकल परिसर में जमकर हंगामा किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर काफी भारी बल में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है।
ऑक्सीजन लगा है मेरे परिवार को। अगर हमारा परिवार, हमारी बहू अगर तोड़ देगी तो क्या सीएमओ साहब हमको बहू देंगे? कहाँ भर्ती है ऑक्सीजन प्लांट वाला कहता है अस्पताल में इमरजेंसी में है, कमी नहीं है मेरे पास, प्राइवेट वार्ड में लेते हैं, भर दूंगा और उसके बाद में। तो वही कासगंज जिले के पटियाली क्षेत्र के ग्राम भैंसाराशी निवासी 65 साल के किशोर सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने पटियाली सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच में ऑक्सीजन की कमी बताई। आपको बता दें कि एंटीजन जांच में किशोर सिंह और उनकी पत्नी उषा देवी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद चिकित्सकों ने दोनों को ही कोविड अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन मरीज किशोर सिंह ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल चिकित्सकों ने महिला उषा देवी को कोविड अस्पताल भेजा है और गांव में सैंपलिंग की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो इलाज के अभाव में एक और मरीज ने दम तोड़ा है। ये तस्वीर हम आपको यूपी के कासगंज की दिखा रहे हैं। आप मरीज को देख भी सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पे। आपको बता दें कि जब दोनों की तबीयत बिगड़ी, दोनों को ही डॉक्टरों के पास भर्ती कराया गया था, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया। लेकिन जब इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। हालांकि अभी जो युवती है उसकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और इस खबर के बाद पूरे गांव में सैंपलिंग की भी व्यवस्था की गई है। ये पूरा नज़ारा हम आपको यूपी के कासगंज का दिखा रहे हैं। लगातार देश के अलग अलग अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो लखनऊ में पीजीआई अधिकारी की पत्नी की इलाज के अभाव में मौत हो गई। पीजीआई में सहयोगी की पत्नी की मौत के बाद कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर प्रशासनिक भवन पर पीजीआई के निदेशक का घेराव भी किया। कर्मचारियों का कहना है कि सैकड़ों कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी पीजीआई अस्पताल में कर्मचारियों के लिए आरक्षित बेड की व्यवस्था नहीं की गई है। तो एक महिला की मौत के बाद कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर हम आपको यूपी के लखनऊ की दिखा रहे हैं। लखनऊ में पीजीआई अधिकारी की पत्नी की अब इलाज के अभाव से मौत हो गई है। हालांकि कोविड संक्रमित थी वो, लेकिन इलाज नहीं मिलने की वजह से और सही ढंग से इलाज नहीं मिलने की वजह से युवती की मौत हुई है। और पीजीआई अधिकारी की पत्नी की मौत के बाद सहयोगी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान कर्मचारियों का आरोप भी है कि लगातार बड़ी तादाद में कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके पीजीआई अस्पताल में उन कर्मचारियों के लिए आरक्षित बेड की भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसी बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां तालिबानी कारनामा सामने आया है। जिला पंचायत चुनाव में प्रचार कर रहे युवक को दूसरे प्रत्याशी ने जमकर पिटवाया है। एक युवक को 5 युवकों ने जमकर पीटा। जमीन पर गिरे युवक को बेल्ट और लात से पीटा जा रहा है। मिन्नत करने के बाद भी युवक की पिटाई कर रहे हैं दबंग युवक। युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पूरा मामला आपको बता दें, पटहेवरा थाने की रहीसी सोनामी पट्टी का है। पंचायत चुनाव के दौरान पिटाई की बात कही गई है। प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी को दबंग युवकों से पिटवाया है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी जो वीडियो है वो जमकर वायरल है। कई मिन्नत करने के बाद भी ये जो दबंग है वो लगातार इस युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हैरान कर देने वाली ये पूरी घटना, पूरी खबर यूपी के कुशीनगर से। तो अगली खबर अमेठी से है, जहां शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बेकरी की दुकान में आग लग गई। आग लगने की वजह से दुकानदार का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तभी वहां मौजूद लोगों और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। तो शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है आग लगने का। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से दुकानदार का काफी नुकसान हुआ है। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की कर्मचारियों के साथ
आग पर काबू पा लिया है। यूपी के अमेठी की ये पूरी घटना दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आग लगने के कारण काफी नुकसान भी हुआ है। दमकल विभाग की मदद से लोगों ने आग पर काबू पा लिया। तो कोरोना महामारी से जहां इन दिनों सभी कामकाज पूरी तरीके से ठप होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इन दिनों किसान की गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, कुछ किसानों की गेहूं की फसल कटी भी हुई है, लेकिन तभी अचानक ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पूरे देश में कहीं कोरोना महामारी तो कहीं बेमौसम बरसात की वजह से या बेमौसम ओलावृष्टि की वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के डोईवाला की, जहां बेमौसम ओलावृष्टि की वजह से गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये तस्वीर हम उत्तराखंड के डोईवाला की दिखा रहे हैं आपको। डोईवाला देहरादून क्षेत्रों में जो 1-2 दिन से भारी बारिश हो रही है, उसमें जो गेहूं की फसल है उसमें नुकसान होने की पूरी संभावना है। किसानों का ना ही समय पर बीमा किया जाता है और यहाँ तक जो किसान हैं वो अब लोग जो खेत में खड़ी फसल है उसमें तो कम है फिलहाल, लेकिन जो खेत में कट चुकी फसल है उसमें अधिक बारिश होने से दाना काला पड़ जाएगा और किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। यदि बारिश लगातार होती रही तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते अगली अहम खबर की। अगली खबर जो है वो उत्तराखंड की कालाडूंगी से है, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग में 13 छात्राओं समेत 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि 162 छात्राओं और शिक्षिकाओं के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसके बाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग में 13 छात्राओं समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही 4 शिक्षिकाओं की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी देवेश चौहान ने कहा है कि सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। उत्तराखंड के कालाडूंगी में भी संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक विद्यालय में 13 स्कूली छात्र समेत कुल मिलाकर 15 लोगों की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। 162 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से 15 लोगों की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहां पर 4 अध्यापकों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद सभी को आइसोलेट कर दिया गया। होम आइसोलेट में सभी को रखा गया है। कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी देवेश चौहान ने कहा है कि कोरोना रिपोर्ट लोगों की पॉजिटिव आने के बाद सभी को होम आइसोलेट किया गया है। यहाँ CSC कोटाबाग में डेली सैम्पलिंग हो रही है। अभी GBIC कोटाबाग में 4 टीचर पॉजिटिव आई थी, जिसमें 3 हल्द्वानी है, 1 काशीपुर है। तो प्रिंसिपल द्वारा हमें सूचना मिली कि ऐसे पॉजिटिव आए, फिर हमने स्कूल में जाके सैम्पलिंग की। 162 संख्या थी उस दिन, टीचर और स्टाफ सब मिला के। तो जो 162 में से अभी 15 पॉजिटिव आए, 13 बच्चियाँ हैं, 2 टीचर हैं। सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। मेडिकल किट दे दी गई है, मेडिसिन किट दे दी गई है। तो मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना संकट में पूरी तरीके से विफल रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहना है कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इस बात को कहा है। मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए नूरी खान ने कहा है, और इस दरमियान उन्होंने सरकार से मांग भी की है कि आपके आंकड़े और जमीनी हकीकत भिन्न है।
इसलिए मध्य प्रदेश के समस्त अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जाए, रेमडेसिविर की उपलब्धता बढ़ाई जाए और रेमडेसिविर की कालाबाजारी बंद करते हुए बीपीएल कार्डधारियों और गरीबों को इंजेक्शन मुफ्त दिया जाए। तो मध्य प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है और संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए कांग्रेस के नेता नूरी खान ने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार प्रदेश में बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने में कहीं ना कहीं शिवराज सरकार विफल साबित रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आंकड़ों की भी बात कही। उन्होंने कहा है कि जमीनी हकीकत पर जो आंकड़े हैं और जो सरकार आंकड़े दिखा रही है उसमें बहुत ही फर्क है। भरपूर स्वास्थ्य सेवाएं देना किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोनों आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में विफल रही है। मध्य प्रदेश की जनता ऑक्सीजन के लिए भटक रही है, बिस्तरों के लिए अस्पतालों में भटक रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटक रही है और भटकने वाले लोगों के परिजन एक एक सांस के लिए मोहताज हैं। शिवराज सिंह चौहान के जो आंकड़े हैं ऑक्सीजन को लेकर, इंजेक्शन को लेकर, वो सब गलत साबित हुए। ऐसे में आज उज्जैन में मेरे और मेरे साथियों के द्वारा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई। बैतूल का बाचा गांव जागरूकता में अव्वल है। यही कारण है कि इसे आदर्श ग्राम की उपाधि भी मिली है। इस गांव के ग्रामीणों ने कोरोना से बचने के लिए खुद ही जनता कर्फ्यू लगा दिया है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई है। गांव के लोगों को भी बाहर अति आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। ग्रामीणों को जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए युवाओं की एक टीम भी बनाई गई है जो हर घर में पहुंचकर संपर्क भी कर रही है। बाजार से जरूरत का सामान लाने के लिए 2 युवाओं की जिम्मेदारी लोगों को दी गई है। ग्रामीणों के इस प्रयास को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सराहा है और गांव के प्रवेश मार्ग पर की गई नाकाबंदी की फोटो उन्होंने ट्वीट भी की। तो आपको बता दें कि बैतूल का एक गांव ऐसा भी है जो संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए खुद ही गांव में कोरोना कर्फ्यू को लागू किया। आदर्श ग्राम बाचा के सभी ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए और जो बाहरी व्यक्ति का प्रवेश है वो हमने रोक दिया है। बहुत ही इमरजेंसी है तो ही यहाँ मास्क लगाकर ही प्रवेश दे रहे हैं, अन्यथा बाकी लोगों को इस गांव के अंदर अभी प्रवेश बंद कर दिया है ताकि ये जो महामारी फैल रही है इसका संक्रमण हमारे गांव में और ना फैले। हमने जो ग्राम स्तरीय समिति बनाई है जिसमें सभी गांव के वरिष्ठ जन और स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासकीय समिति जो अपना आंगनवाड़ी, आशा, सचिव, जीआरएस, हल्का पटवारी, कोटवार, सभी लोगों को मिलकर हमने यही निर्देश दिए हैं कि सभी अपने गांव का जो प्रवेश द्वार है वहां पर जो है एक नाका बनाएं जिससे वहां पर आने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हमें मिल सके कि बाहर से कौन व्यक्ति आ रहा है, उसको हम होम क्वारंटाइन करा सके। अगर कोई गांव में कोई किसी चोरी छुपे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या कहीं से बाहर से बारात आती है या इस तरीके की कोई कार्यक्रम की सूचना मिलती है वो भी हमें तत्काल मिल जाती है। साथ ही ग्रामवासियों को भी। तो पूरे देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बीच कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी के बीच दमोह के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दमोह के मिशन अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगेगा। समाज सेवा की दिशा कार्य करने वाली संस्था आधारशिला CMTC संस्थान के प्रमुख निर्देशक डॉक्टर अजय लाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि संस्थान ने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने का निर्णय लिया है जो दमोह के मिशन अस्पताल में लगाया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऑर्डर भी दिया जा चुका है और 3 सप्ताह के अंदर ही ऑक्सीजन प्लांट लगकर भी तैयार हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट से प्रतिदिन 80 सिलेंडर ऑक्सीजन जनरेट होगी जो मिशन अस्पताल में लगाई जाएगी। और खास बात यह भी है कि इस ऑक्सीजन प्लांट में विश्व विख्यात ट्राइडेंट कंपनी के द्वारा निर्मित उपकरणों को भी लाया जाएगा। हैदराबाद स्थित कंपनी के अधिकारियों की माने तो ये 3 से 4 सप्ताह में इंस्टॉल होकर ऑक्सीजन सप्लाई भी करने लगेगा। दमोह में
मिशन हॉस्पिटल में बहुत शीघ्र आगामी 4 सप्ताहों के अंदर ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट लगाया जाएगा। हैदराबाद स्थित कंपनी जो कि सारे देश में और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, ट्राइडेंट कंपनी, उन्होंने हमारा डिमांड लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है और 3 से 4 सप्ताह में दमोह में ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट लग जाएगा। कोरोना की वैश्विक महामारी अपने चरम पर है। चारों ओर ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। दमोह भी इससे अछूता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में CICL संस्था उनके निर्देशक। खबर ग्वालियर से है, जहां कोरोना मरीज की मौत होने पर परिजन ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया है कि मरीज की रात तक तबीयत एकदम ठीक थी, लेकिन सुबह होते ही अस्पताल ने मरीज की मौत की खबर परिजनों को दी। मरीज के परिजनों ने मरीज के ऑर्गन निकालने का गंभीर आरोप भी लगाया है, जहां पुलिस ने मामले को शांत करवाकर परिजनों को जांच करने का भरोसा दिया। इसको कोरोना हुआ था और इसको पहले दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में था, उन्होंने यहाँ से हटा दिया, कहने लगे हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। फिर हमने सुपर स्पेशलिटी में यहाँ पे लाके भर्ती करने की कोशिश करी, कोई नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने जब फ़ोन वोन करवाए इधर उधर से तब इन्होंने भर्ती किया। कल शाम को वीडियो कॉल पे अच्छे से बात हुई है, उसने दरिया खाया, सब कुछ हुआ है और सुबह 6 बजे फ़ोन आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई। हम सुबह 6 बजे आ गए, 6 बजे से हम लोग कह रहे हैं कि हमारी बॉडी को निकालो, उस बॉडी को दिखाओ, तो नहीं ला रहे, टाल रहे हैं। 2 घंटे, अभी 2 घंटे, अभी 2 घंटे, अभी 2 घंटे, ऐसे करते करते 12 बजे ये बॉडी लेके आए। वो भी 2 घंटे तो लिफ्ट में लगा दिए, कहने लगे लिफ्ट खराब हो गई। और फिर जब बॉडी जैसे तैसे आई, जैसे ही हमने उसका मुँह खुलवाया तो पूरे ताज़ा खून टपक रहा मुँह से, आँखों से, नाक से। ये मरीज के परिजन, जो मरीज की मृत्यु हुई है, उनके परिजन का आरोप है कि इसके शरीर मतलब चेहरे से खून निकल रहा है, इसकी आँख निकाली गई है, ये इनका आरोप है। तो हम लोग उसकी जांच करा रहे हैं और डॉक्टर्स को बुलाया है, फिर देखते हैं, जांच करते हैं। नहीं, अब ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, क्योंकि अब उसके चेहरे पे तो खून है, लेकिन गिरने से भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ये। तो होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा थाने में एसपी संतोष सिंह गौर ने थाने का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना कर्फ्यू का जायजा भी लिया, साथ ही पुलिस के जवानों से चर्चा कर उनका मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि पुलिस के जवान लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी तनाव ना ले। जवानों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, विपरीत समय है, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। संकट की घड़ी है, लेकिन यही देश सेवा है। खुश रहकर अपनी ड्यूटी करें, कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराएं, लेकिन किसी भी व्यक्ति से अपशब्द ना बोलें। किसी के कागजात चेक करने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज जरूर करें। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि आप मेरे भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और मैं इस भारत राष्ट्र का एक छोटा सा नागरिक हूं। हम दोनों भारत माता की सौगंध लेकर बात कर लें कि क्या आपने 9000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इस 1 साल में विदेशों में नहीं भेजा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपने महान गुरु बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए क्या किया है। भारत की वैक्सीन विदेशों में भेजी नहीं जा रही है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। मोदी जी, आपकी सरकार कोरोना को नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। आप कोरोना से लड़ाई की जिम्मेदारी हमारी सेना को सौंप दें। माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आप मेरे भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और मैं एक इस भारत राष्ट्र का छोटा सा नागरिक हूँ। हम दोनों भारत माता के सपूत हैं। आओ उसी भारत माता की सौगंध लेके आज अपन बात कर लें। क्या आपने 9000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इस 1 साल में विदेशों में बेची कि नहीं बेची? आपने महान गुरु बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए क्या भारत की वैक्सीन विदेशों में भेजी कि नहीं भेजी? आज मेरे देश के नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वैक्सीन नहीं मिल रही। अब आप विदेशों से 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदने का ऑर्डर आपने दिया। आप अच्छे व्यापारी हो सकते हो नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन एक देश के अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मेरे देश का रुपया कमजोर हो, विदेशों का डॉलर और विदेशी मुद्रा मजबूत हो,
50,000 टन का आपने ऑर्डर दिया, आपने इतना विजन नहीं था कि इस देश में तमाम सारे कारखाने ऑक्सीजन बनाने के लग जाते। रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन जो जान बचाने वाला, उसके सैकड़ों कारखाने खुल जाते ना मेरे। तो जबलपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले ही ऑक्सीजन की कमी से गैलेक्सी अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गैलेक्सी अस्पताल में जमकर हंगामा भी हुआ था। अभी जांच पूरी ही नहीं हुई थी कि मदन मोहन थाने के वेस्ट केयर अस्पताल में कोरोना से 25 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आया। मृतिका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। हाँ, अभी बेस्ट हॉस्पिटल में प्रियंका जैन नाम की यंग लड़की की डेथ हुई है, तो उसमें ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि इलाज में लापरवाही हुई। तो हमने आप उनके आवेदकों से कहा कि आप एप्लीकेशन दे दें और जो नियमानुसार CMHO आपके पास भेजी जाएगी और फिर उस जो उनका जांच का जो SOP है उसके अनुरूप जांच होगी। तो अगली खबर नागदा से, जहां SDM आशुतोष गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक मनोज रत्नाकर, थाना TI श्यामचंद्र शर्मा ने जिले का दौरा किया। इस दौरान लोगों को जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए उन्होंने लोगों से अपील भी की है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की गई और मास्क नहीं पहनने वालों के चालान भी काटे गए। उज्जैन पुलिस के द्वारा लगातार जो जनता कर्फ्यू है उसका पालन कराया जा रहा है। सभी आवश्यक सेवाएं हैं उनको भी बहाल रखा गया है, लेकिन वहीं अनावश्यक पूरी जो मूवमेंट है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सभी जो लोग निकलते हैं उनको चेक किया जाता है, समय सीमा रखी गई, उसका पालन कराया जा रहा है। खबर पुष्पराजगढ़ से, जहां कोरोना महामारी के बीच कालाबाजारी के मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक डॉक्टर बंगाली दवाखाना के रूप में प्राइवेट क्लिनिक चला रहा था। इस प्राइवेट डिस्पेंसरी में लोगों के इलाज के लिए भारी संख्या में लोग भी देखे जा रहे थे, जहां लोगों ने ना ही मास्क पहना हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, जिसकी खबर कलेक्टर को मिलने पर क्लिनिक को सील कर दिया गया। खबर सिवनी से है, जहां विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने प्रयासों से कोविड-19 महामारी नियंत्रण करने के लिए विधानसभा विकास निधि से राशि जारी किए जाने की अपील की। इस दौरान लखनादौन सिविल अस्पताल, HPC धुमा, आदेगांव, कहानी, केदारपुर, धनोरा अस्पताल की तरफ से विधायक निधि से पैसे की मांग की गई है। विधायक की तरफ से विधानसभा के सभी अस्पताल को 33,66,900 रुपए स्वीकृति कराए जाने की उन्होंने बात कही। खबर सिवनी से है, जहां सिविल अस्पताल में लखनऊ के घुमा थाना प्रभारी ने अस्पताल स्टाफ के साथ गाली गलौज की और जबरदस्ती ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर उठा ले गए, जिसके बाद सिविल अस्पताल के सभी डॉक्टर और नर्स लखनादौन थाने पहुंचे, जहां पर खंड चिकित्साधिकारी ने घुमा थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। तो अगली खबर रतलाम से है, जहां कोरोना महामारी के बीच गांव में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे रुकवाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए गांव में लोगों से पूछताछ की और लोगों को खदेड़ना भी शुरू कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर जनप्रतिनिधि के साथ सैकड़ों ग्रामीण ज्ञापन देने आलोट थाना पहुंचे, जहां थाना प्रभारी दीपक शेजवार ने 100 लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। वहाँ पर रामनवमी के उपलक्ष्य में बड़िया राठौर में बड़ी संख्या में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए और धारा 144 का उल्लंघन करते हुए 300 से 400 लोगों ने रामनवमी के उपलक्ष्य में डांस पार्टी का प्रोग्राम रखा था। पुलिस 100 डायल की सूचना पर, जनता की शिकायत पर वहाँ पहुँची थी, तो वहाँ पुलिस के साथ में जब बंद कराने की बात आई तो वहाँ अचानक 30-40 लोगों ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे ASI और एक जवान को चोट आई थी और परिजन अधिकारी को भी चोटें आई थी। और उसके बाद बड़िया राठौर के करीब 13 से 14 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR की गई थी। तो
तो खबर मंडला जिले से है, जहां ग्राम पंचायत अमवार में सरपंच सचिव और सहायक सचिव ने फर्जी जॉब कार्ड बनाकर शासकीय पैसों का बंदरबाट किया है। बता दें आपको कि ग्राम पंचायत अमवार ग्राम सुनहरा में तालाब निर्माण कार्य के नाम पर फर्जी हाजिरी भरकर मनरेगा का पैसा निकाल लिया गया। अमवार के उप सरपंच ने आरोप लगाया है कि सरपंच सचिव और सहायक सचिव ने 25 लाख रुपए का गमन किया और फॉल्स बिल लगाकर पैसों की निकासी भी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरपंच अपने सगे रिश्तेदारों को आवास योजना का लाभ दिया, जबकि अमवार में बैगा जाति के लोग अभी भी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले में शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारे पंचायत में सचिव सरपंच के द्वारा 250 लाख का घपला है, जिसमें हमने जहां कहां शिकायत की है, डीएम के पास, कलेक्टर के पास, सीओ साहब के पास भी, फिर उसका कोई किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा है। जांच तो हुआ है, अगर कार्रवाई नहीं कर रहे। ये तालाबों के गहरीकरण में और हितग्राही मूलक मेड़बंधान कार्यों में मेठों के परिवार का पूरा फाल्स हाजिरी भर पैसा गमन किया गया है। मैं सरपंच सचिव को एक बार नहीं 2-3 बार बताया कि आप ग्राम पंचायत खोलिए, ये बैगा गांव है, बैगांव की समस्या का हल करिए, इनका आवास किस कारण नहीं बन रहा है, तो ये हाँ भर कहते हैं, कुछ करते से नहीं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।